जावेद साहब, ये कामरान साहब भी जो बात कर रहे हैं कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इसकी हो सकती हैं, लेकिन ईरान के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही होगा ना कि अमेरिका फुल फ्लेजेड इस जंग का हिस्सा बन जाए और वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना शुरू कर दे। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि हुर्मुज़ की ब्लॉकेज हो जाए, या लेबनान है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया, ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इनको टारगेट करना शुरू कर दे। तो इन दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जो आप देख रहे हैं कि हो सकता है? अमेरिका की जो है, जो उनका वो ये ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ईरान को किसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देना चाहिए। और इसके ऊपर मगरबी दुनिया का इत्तेफाक राय है। और अंडर एनपीटी जिसका ईरान सिग्नेटरी है, उसमें भी उसकी अंडर भी ईरान की एक जिम्मेदारी है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा और एक्वायर भी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर तो ईरान और मगरब के दरमियान इत्तेफाक राय है। ईरान ने भी ये कभी नहीं कहा अभी तक कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं। असल जो स्टिकिंग पॉइंट है, जो जिस चीज़ के ऊपर झगड़ा है, वो ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ बना सकता है और उनको डेवलप कर सकता है और उनको चला सकता है या नहीं कर सकता। अगर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी किसी मुल्क के पास हो तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो लो लेवल तक भी हो सकती है और हाई लेवल भी। अगर 90% से अबव हो तो वो जो मटेरियल एनरिच्ड होता है उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। और अगर उससे लो लेवल हो तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए जा सकते, उसको आप पीसफुल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यूएस ने और मगरबी ममालिक ने ये फैसला किया है कि वो किसी सूरत ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि एनपीटी के अंडर उनका ये हक बनता है कि वो कर सकते हैं और यानी लो लेवल पे एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका अंडर ट्रम्प और दूसरे मगरबी ममालिक जो है उनका ये ख्याल है या उनका ये पोजीशन है कि किसी सूरत में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो आप एनपीटी की जो आप बात कर रहे हैं 1968 में गालिबन ईरान ने साइन किया, तो ये प्री रेवोल्यूशन 60 में चलें, आई डबल चेक दैट। तो इस पे चूंकि ये शाह ऑफ ईरान का टाइम था, तो इतना बड़ा जो रेजिम चेंज हुआ जिसके बाद ईरान वेस्टर्न एलाय नहीं रहा और उनकी आइडियोलॉजी ही रियासत की बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो ये उस तरह से स्टैंड करता है क्योंकि ईरान ने कहा कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आप टारगेट करेंगे तो हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। ये रेजिम वैसे आपको लगता है कि एनपीटी की फ़िलासफ़ी से एग्री करती है या फिर वो पिछली रेजिम थी जो करके चली गई और इनको उसका बर्डन लेना पड़ रहा है? ये तो जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर तो जो रैबर हैं, मौजूदा रैबर हैं, उनका 2003 का एक फतवा भी है कि ईरान जो है वो किसी सूरत न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेगा। और तो इसलिए इस रिजीम की भी पोजीशन यही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। जो झगड़ा है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर है और जब तक ये झगड़ा तय नहीं होगा उसके ये झगड़ा फिर यानी एक लड़ाई चलने का भी खतरा है या टेंशन कंटिन्यू करने का भी खतरा है। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना नुकसान उठाने के बाद क्या जो आइंदा अगर टॉक्स हों किसी वक्त चंद दिनों के बाद, कोई हफ्तों के बाद जब भी, तो क्या ईरान अपनी पोजीशन में को फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा कि नहीं करेगा। एक व्यू ये है कि ये जो इसराइल का अटैक किया गया है उसका मकसद ये था कि ईरान की पोजीशन को सॉफन किया जाए ताकि वो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो तो उसमें वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और मगरबी दुनिया की या अमेरिका की जो डिमांड है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो आप ना करें, उसको वो मान लें। अगर उन्हें वो मान लिया तो फिर काफ़ी हद तक जो है ये मामला हल हो जाएगा और उस सूरत में हो सकता है फिर सैंक्शन भी उठा ली जाएं और ईरान जो है बाकायदा जो जैसे नॉर्मल एक मुल्क होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑपरेट करना, उस तरह से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ईरान ने जिद की और उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो यूरेनियम एनरिचमेंट करना ही है, ठीक, तो फिर मुझे ख़तरा है, मेरा अंदेशा मेरे जहन में है कि फिर ये झगड़ा आसानी से हल होने वाला नहीं है और तय होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने डबल चेक किया वो 68 ही था। लेकिन कामरान आपकी तरफ आता हूँ, ये जो बात हो रही है 68 नहीं है, 58 में वो निगोशिएट हुआ था, 1960 में साइन हुआ था। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। 58 और 68 नहीं है, 58 एंड 60 नहीं सर, एनपीटी तो फॉर्म ही 68 में हुआ था। एनपीटी 68 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, बट चलें 68 सॉरी जी 68 एंड 70। हाँ जी 70 में रेटिफाई हुआ था। अच्छा कामरान, ठीक है
ठीक है कामरान, ये जो बात हो रही है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से, अब वाज़े तौर पे लगता ये है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की बात 10-15 साल से हो रही है। जो मैसेजिंग देखी जाए नेतन्याहू की कि तो वो बार बार ईरानियन पब्लिक को अपील कर रहे हैं कि हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि रजीम चेंज करवाना ईरान में एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इजरायली स्टेट का इस टाइम पे। तो आपको लगता है कि दे आर स्पेसिफिकली आफ्टर द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, या फिर उनका मकसद कुछ और है, डीपर है, पॉलिटिकल चेंज है ईरान में? आई थिंक बिल्कुल उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में जो करंट रिजीम है उसको तब्दील करना है, क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आप स्पेसिफिकली 2-3 सालों में अगर आप देखें तो किस तरीके से इसराइल ने ऑपरेट किया है। जितनी जो ईरान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स थे, वो हिजबुल्ला हो, वो हुतीज़ हो, या फिर सीरिया के अंदर बशार अल असद की हुकूमत हो, उन्होंने पहले एक एक करके उनको न्यूट्रलाइज़ किया, क्योंकि वो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और फिर अगर आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नैरेटिव देखें तो वो यही कहते हैं कि ये आखिरी हर्डल हैं, और क्योंकि ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसराइल के लिए वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और जब आई थिंक 1-2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं अगर उनको टारगेट किया जाए तो उससे मसाइल क्या बढ़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि उससे मसाइल हल होंगे। तो सिर्फ न्यूक्लियर वाला यहाँ पर मामला नहीं है। आई थिंक वो अल्टीमेटली एक ऐसी गवर्नमेंट, जो आपने शाह ऑफ ईरान का भी जिक्र किया, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी वही चाहता है कि एक प्रो वेस्ट प्रो इजरायली गवर्नमेंट आए, और ये एक स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन भी है और इसका फिर फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, चीन और रशिया का हमने इतना जिक्र नहीं किया। अगर एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है तो मेरे ख्याल में इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है बल्कि लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, और जो अल्टीमेटली इसराइल का एक ख्वाब है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जो चौधराहट है उसको कायम कर सके, और उसके लिए मौजूदा जो ईरान का सेटअप है उसको रिमूव करना वो ये समझता है कि नागुज़ीर है। कामरान, लेकिन इज़ इट दैट सिंपल कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा? हमें याद है कि रेवोल्यूशन आने के 1 साल बाद जब सद्दाम हुसैन ने वेस्ट के बिहाफ पे जंग नाफिज कर दी थी ईरान पे, और उनके पास हथियार तक नहीं थे, तब भी वो 8 साल लड़ते रहे। तो इस बार तो दे आर वे बेटर, बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है 3000 हैं उनके पास। इतनी जल्दी वो डील कर लेंगे, टेबल पर आ जाएंगे? देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो ये जो इजराइल की ख्वाहिश है उसका इजहार किया है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी जंगें, इराक की आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, और ईरान इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में कई ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और डोंट फॉरगेट कि उनकी एक बड़ी तारीख है, उन्होंने एक रेजिलिएंट भी हैं, इतने अरसे से उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं। फिर आपने उनके जो मिसाइल प्रोग्राम का भी जिक्र किया है, और जो आगाज़ में भी आप जिक्र कर रहे थे कि ठीक है कि नुकसान इसराइल को अभी तक मिनिमम हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हालिया जितने भी इसराइल के जो तनाज़े हुए तो उसमें जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ या कैजुअल्टीज़ हैं, बावजूद इसके कि उनका एक मल्टी प्रोंग्ड, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको स्टिल पेनिट्रेट करना। आज भी एक रिपोर्ट या ईरानी मीडिया दावा कर रहा था कि उन्होंने मूसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया है। एंड डोंट फॉरगेट कि इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इजरायली गवर्नमेंट ने इसराइल में जो फॉरेन मीडिया भी इवन के वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उन पर पाबंदी है कि कुछ एरियाज़ के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें पूरी पिक्चर का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। तो